साल लॉन्च हुई टॉप 7 कार्स, 2024 की टॉप 7 बाइक्स, किया कार्निवल का रिव्यू। दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली का हफ्ता है तो हमने द एनडीटीवी ऑटो शो पे एक स्पेशल एपिसोड प्लान किया है आपके लिए। 2024 लॉन्चेस के मामले में काफ़ी एक्साइटिंग रहा है। आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसे खास लॉन्चेस जो हमें लगता है 2024 को डिफाइन करते हैं। तो जैसा आपको मुग्धा ने बताया कि साल 2024 काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है और जब आ गया है दिवाली का समा तो मैं आपको बताते हुए काफ़ी खुश हूँ कि इस साल ऑटोमोटिव जगत में काफ़ी सारे धमाके हुए हैं और अब उनकी बात कर लेते हैं जो पटाखे हमें इस साल देखने को मिले। सबसे पहले आती है हमारी सबकी फेवरेट मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इसको नए 4th जनरेशन अवतार में लॉन्च किया है मारुति ने इस साल और काफ़ी सारे नए फीचर्स के साथ आती है। प्राइसेस शुरू होते हैं 6.5 लाख रुपए से। अगर बात करें अपनी सेकेंड गाड़ी की तो वो है सिट्रोन बसाल्ट। सिट्रोन बसाल्ट एक मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो कि टक्कर देती है Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस को। यहाँ पर आपको एक कूपे एसयूवी डिज़ाइन मिल जाता है, उसी के साथ एक अफोर्डेबल प्राइस टैग भी मिलता है बिकॉज कीमतें शुरू होती हैं 7,99,000 रुपए से। नेक्स्ट अप इज़ द टाटा कर्व। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक और पेट्रोल डीजल तीनों ही वेरिएंट्स मिल जाते हैं। अगर आइस मॉडल्स की बात करी जाए तो 10 लाख रुपए से कीमत शुरू होती है, वेराज इलेक्ट्रिक के लिए आपको 17.5 लाख रुपए देने होंगे। बात करते हैं चौथी गाड़ी इस लिस्ट पर कौन सी है। ये है महिंद्रा थार रॉक्स। यहाँ पर आपको एक 5 डोर एसयूवी मिल जाती है, 5 डोर वर्जन मिल जाता है थार का। लोगों का कहना है ये डिज़ाइन कुछ जीप रैंगलर पर बेस्ड है। आई ऑल्सो अग्री ऑन दैट नोट। बट इंजन ऑप्शंस की बात करी जाए तो आपको एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिलता है, 2.2 लीटर का मिलता है टर्बो डीजल। आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चॉइसेस मिल जाती हैं। उसी के साथ आपको मिलता है एक 4x4 ड्राइव ट्रेन। अब नेक्स्ट गाड़ी की बात करी जाए, द 5th कंटेंडर ऑन आवर लिस्ट, दैट वुड बी द ऑल न्यू 5 सीरीज़। कीमतें शुरू होती हैं 72,90,000 रुपए से और इस बार BMW ने 5 सीरीज़ को थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड बनाया है। एक ही इंजन ऑप्शन इस बार आपको 5 सीरीज़ में मिलता है, बट आई हैव टू से दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस ऑफ अफोर्डेबिलिटी, कंफर्ट एंड ड्राइविंग डायनामिक्स इन एग्जिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। और उसके बाद आती है मर्सिडीज़ बेंज ई क्लास। न्यू जेन मॉडल ई क्लास का मर्सिडीज़ ने अभी लॉन्च किया है। आपको इंजन ऑप्शंस भी 3 मिलते हैं, E200 यानी कि एक 2 लीटर पेट्रोल, एक 2 लीटर डीजल और एक 3 लीटर स्ट्रेट 6 टर्बो पेट्रोल। अब 7वीं गाड़ी इस लिस्ट पर है इलेक्ट्रिक कार एंड इट इज़ द BYD सील। तो इस चाइनीज़ निर्माता की जो सील ईवी है ये हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और काफ़ी सारे लिहाज में पसंद आई। फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और अगर बात करी जाए कीमतों की तो यहाँ पर कीमतें शुरू होती हैं लगभग 41 लाख रुपए से और जाती हैं 53 लाख रुपए तक। रेंज की बात करी जाए तो आपको एक रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाती है ऑफ अराउंड 510 किलोमीटर्स, बट टॉप स्पेक मॉडल में मैन्युफैक्चरर 650 किलोमीटर्स की रेंज क्लेम करता है। बट हम अपनी 7वीं गाड़ी से जितने खुश हैं उतने ही हम खुश हैं 2 और एक्स्ट्रा गाड़ीज़ के साथ, जिसमें से एक है फोर्स गुरखा 5 डोर। अगर आपको जी वैगन हमेशा से पसंद थी तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगेगी। इनफैक्ट गुरखा कम्स विद अ मर्सिडीज़ डिराइव्ड इंजन एंड गियर बॉक्स, तो आपको काफ़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ मिल जाती हैं एंड द कार इज़ वेरी अपराइट एंड कम्स विद सीटिंग स्पेस फॉर 7 ऑक्यूपेंट्स। And the last contender, or I would say the wild card entry on this list, is the MG Windsor. इस गाड़ी को बैस मॉडल के साथ इंट्रोड्यूस किया है, यानी बैटरी एज अ सर्विस। तो स्टार्टिंग प्राइस रखा है 9.99 लाख, बट आप हर किलोमीटर के लिए लगभग 3.5 रुपये पे करते हैं एज अ रेंट फॉर बैटरी। और उसी के चलते MG Windsor आते ही काफ़ी धूम मचा रही है इंडियन मार्केट में अपनी सेल से। The year till date has been really exciting for motorcycle enthusiasts, and there have been quite a few delectable launches across various segments. And on the occasion of Diwali, here's a quick recap of the top 7 motorcycle launches that hit the right notes with the motorcycling community. The Bajaj Freedom 125 is the first motorcycle to run on both petrol and CNG.
It is a sincere and a brilliant effort from the company to offer a frugal, lightweight and a stylish motorcycle. The sub 1 lakh rupees price tag is the proverbial cherry on the cake. This year Bajaj had not one but two 125cc motorcycle launches. The second one after the Freedom being the Pulsar N125. With a fresh, youthful design, decent set of features, frugal motor and good road presence, the recently launched Bajaj Pulsar N125 will be an automatic consideration for people looking for a product in the 125cc motorcycle segment. Classic Legends owned Java did well to give the Java Classic a thorough update with subtle design tweaks, a reworked engine and much needed refinement. Its period correct looks and character make it a good choice in the 350cc modern classic segment. Up next is the Triumph Speed T4. Yes, it is not an all-new product, but the idea behind it and more importantly, the execution is absolutely spot on. The Speed T4 offers an affordable and a relaxed riding experience, and yes, it has the goods to knock Royal Enfield off its perch. After the Triumph, we have the Hero Maverick 440, which is company's flagship product and has been derived from the Harley Davidson X440. The Maverick is a modern roadster, has a smooth engine, decent features and an attractive price tag, making it a good alternative to 350-400cc motorcycles. Royal Enfield has been on somewhat of a motorcycle launching spree, and this year it launched the Guerrilla 450, the second model to have the Sherpa 450cc engine platform. The Guerrilla 2 is a cool looking roadster and has some serious performance to boot. A definite conversation starter, it easily makes it to a list of top motorcycle launches this year. And the last motorcycle on the list is the BSA Goldstar 650. Classic Legends not only revived the BSA brand in UK a couple of years ago, but launched the Goldstar 650, a 650cc single-cylindered classic motorcycle that takes on the well-established Royal Enfield Interceptor 650. The Goldie, as it is popularly called, with its period-correct looks, a fun and a punchy engine, makes for a nice addition to your garage. So which was your favorite launch? Do let us know and reach out to us. Yes, there are 2 full months before 2024 comes to a close, and expect some high decibel launches and fireworks from the likes of Royal Enfield, KTM and even Hero MotoCorp in the coming days. तो 2024 नए लॉन्चेस के मामले में काफ़ी धमाकेदार रहा है। किया मोटर्स इंडिया ये साल ख़त्म कर रहे हैं एक और नए लॉन्च के साथ, और वो है उनकी MPV किया कार्निवल के लॉन्च के साथ। काफ़ी बड़ी गाड़ी है ये। इसका रिव्यू लेकर आ रहे हैं अनिर्बान मित्रा। द 2024 मॉडल या फिर कह लीजिए चौथी जनरेशन किया कार्निवल भारतीय बाजार में आ चुकी है। कीमतों में हुआ है एक बहुत ही बड़ा उछाल। पहले लगभग 35 लाख रुपए एक शोरूम पे आती थी। नाउ इट हैज बीन लॉन्च्ड एट अराउंड 64 लाख रुपीस एक शोरूम। So what has really changed? What is Kia's game plan? Let's find out in this video. Face की ओर आए. This will remind you of the other Kia cars in the Indian market, especially the likes of Seltos and the little Sonnet. The face is more like an SUV now. It's started with chrome elements. एक काफी पैरामेट्रिक सा डिजाइन आपको फ्रंट फेस में दिख जाएगा। फेस को चौड़ा बनाने की कोशिश की गई है। It's more upright than the previous Carnival and the grille is also much larger. यहाँ पे जो लाइट का सेटअप है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। हमने ऐसा इंस्पिरेशन सेल्टॉस में भी देखा है। द साइज हैज नॉट चेंज्ड। 18 इंच के अलॉय पहले की तरह मिल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा गन मेटल फिनिश दिख जाएगा और ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो साइड स्टेप है दिस इज पार्ट ऑफ एक्सेसरी, स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है। स्लाइडिंग डोर्स आपको मिल जाएंगे जैसे कि हमने पहले भी कार्निवल में देखा है, तो स्लाइडिंग डोर्स आर स्टिल देयर। ओवरऑल जो गाड़ी की लंबाई है दिस इज मैसिव, ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ। कनेक्टेड LED लाइट बार ये एक नया एडिशन है। अगेन जो इसका एंड है इसे काफी अपराइट बनाने की कोशिश की गई है। पीछे की ओर स्पॉइलर लिप भी काफी निकला हुआ है। दिस द वॉशर और वॉशर अंदर की ओर
ढका हुआ है, वेरी नीट इंटीग्रेशन, आपको एक प्रीमियम टच जरूर दिखेगा। इट्स ओनली द लिमोजिन प्लस वेरिएंट, single fully loaded variant that you get with Kia Carnival now in India. Onto the boot space, there is enough. I mean, even if you put all the 3 rows up, you have decent size space for keeping 3 full-size bags. And then, if you wish to, you can fold them down. काफ़ी easy tumble seats हैं और इससे और ज़्यादा आप boot space, cargo volume बढ़ा सकते हैं. There are multiple configurations that you can play with. If you have to put the third row to use, I'm sure you will not be all that unhappy. For my size and stature, I am around 5'8". यहाँ पे मुझे space की कमी नहीं हो रही, especially for short rides. यहाँ पे मुझे thigh support नहीं मिल रहा है, लेकिन the backrest angle is decent. 3 adjustable headrest, 2 लोग काफ़ी comfortably यहाँ पे बैठ जाएंगे. There is not lot of room to play around, मतलब मैं feet movement बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन I have good amount of headroom. If you are till 6 feet high, दिक्कत नहीं होगी. जो अच्छी बात है वो है इसका क्वार्टर ग्लास, काफ़ी बड़ा क्वार्टर ग्लास है, मुझे व्यू विजिबिलिटी यहाँ से अच्छी मिल रही है, सो आई डोंट फाइंड माई सेल्फ क्लॉस्ट्रोफोबिक। और यहाँ पे प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, थर्ड रो में आपको डेडिकेटेड AC वेंट्स मिल जाते हैं, यू ऑल्सो हैव कबी होल्स एंड यू हैव 2 चार्जिंग पॉइंट्स टू प्ले अराउंड। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है द एपर्चर ऑफ कमिंग इनटू द थर्ड रो। ये जो दूसरा सीट है ये मैंने सबसे फॉरवर्ड सेटिंग पोजीशन पे रखा है एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस टू एक्सेस द थर्ड रो विच आई फाइंड अ लिटिल डिफिकल्ट। यहाँ पे टच ऑफ अ बटन, दीज ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स मेक वे फॉर देमसेल्व्स। प्राइवेसी की बात करें तो यहाँ पे यू हैव दी सनब्लाइंड्स, हार्श सनलाइट या फिर पेपराजी से आप दूर रह सकते हैं। ऑल्सो यू हैव ड्यूल पेन सनरूफ, पैनोरामिक नहीं दिया गया है बट आई रियली डोंट कंप्लेन ऑल दैट मच। अगर थर्ड रो में पैसेंजर्स है, दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस यू गेट, बट इफ यू आर अ शॉफर ड्रिवन ऑडियंस, थर्ड रो का उतना यूज नहीं है, देन यू वुड एक्चुअली अप्रिशिएट द फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज द अमाउंट that frees up if you push the seats all the way back, और यहाँ पे calf rest भी दिया गया है, so if you wanna leisurely relax you can। और अगर आप अपने पार्टनर के पास आना चाहते हैं तो these seats also move sideways and reduce the distance between the passengers। यहाँ पे आपको heating and ventilation का फीचर मिल जाएगा for the second row। जो लेदर फैब्रिक का इस्तेमाल हो रहा है पहले के कार्निवल के मुकाबले थोड़ा चेंज हुआ है, be it in terms of texture or the color, I don't complain। You have dedicated AC vents, they are mounted on top and you can control these features from here, so accessibility is not an issue, space is good। Also अगर आप co-passenger के पीछे बैठे हैं तो यहाँ पे एक boss mode वाला फीचर भी आता है, with the touch of a button आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं सीट्स को। Right in front of me is a whole palette of screens। On the left is the main infotainment which is 12.3 inches। The driver's display is fully digital, ये भी 12.3 इंच का दिया गया है और यहाँ पे जो डैशबोर्ड लेआउट है ये भी पहले के मुकाबले चेंज हो चुका है। दिस इज ऑल ब्लैक ऑन टॉप, सॉफ्ट लेदर मटेरियल, स्टिचिंग काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन देता दिखाई पड़ रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ कट्स एंड क्रीजेस अराउंड द AC वेंट्स एंड द मेन डैशबोर्ड। थोड़ा आपको इरेगुलर लग सकता है, टू मेनी लाइन्स हियर, लेकिन इट्स अगेन गेटिंग यूज्ड टू। काफ़ी फंकी सा यहाँ पे डैशबोर्ड पैनल दिया गया है। There is soft touch material on door panels as well और यहाँ पे एक flush material दिया गया है जिसके पीछे आपको certain amount of ambient lighting का इफेक्ट दिख जाएगा। Really nice and handsome रात के वक्त। जो door handles दिए गए हैं ये भी brushed aluminium के दिए गए हैं, good finish। The seats are huge, they have good support और ये दोनों सीट्स फ्रंट के इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिए गए हैं। ऑल्सो द स्टीयरिंग व्हील इज न्यू, पहले के कार्निवल के मुकाबले दिस फील्स मच सॉलिड टू होल्ड ऑन टू। साइज भी थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है, बड़ा बन चुका है। जो AC का पैनल है दिस वी हैव सीन बिफोर, एक हॉरिजॉन्टल सा एलिमेंट है विच एट द टच ऑफ अ बटन बिकम्स म्यूजिक कंट्रोल एज वेल। आप स्टीरियो सिस्टम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। Which reminds me, यहाँ पे आपको Bose के स्पीकर्स मिल जाते हैं। The sound quality is good and I really like it on the move। जो सेंट्रल टनल का एरिया है यहाँ पे जो कंसोल दिया गया है, this has also been redesigned completely। 2 बड़े कप होल्डर्स दिए गए हैं। This comes with retractable feature, मतलब अगर साइज छोटा है आपके कप का तो यहाँ पे आराम से ये फिट इन कर जाएगा। जो गियर लीवर है ये चेंज हो चुका है पहले के मुकाबले, ये ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है मुझे। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग
की सुविधा मिल जाएगी। लॉट्स ऑफ चार्जिंग पोर्ट्स हियर, आपको 12 वोल्ट का यहाँ पे एक्सटर्नल सॉकेट भी मिल जाता है। देयर इज इनफ स्पेस आउट हियर। फीचर में ढेर सारा रिवीजन हुआ है, स्पेशली लेवल 2 ADAS इज नाउ देयर विद द किया कार्निवल। इवन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले 6 एयरबैग्स मिलते थे, अब 8 एयरबैग्स कार्निवल में स्टैंडर्ड है। लेवल 2 ADAS भी यहाँ पे जुड़ चुका है, विच रियली विल हेल्प यू जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं। फीचर्स लाइक लेन से आप भटक ना जाएं, मिटिगेशन और वार्निंग, या फिर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, या फिर रिवर्स असिस्टेंट, जो फीचर्स हैं अच्छे फीचर्स हैं। रियल लाइफ में मुझे 360 डिग्री कैमरा काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिस्प। इसके साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल 4 डिस्क ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। So it's time to hit the road and tell you how does the Kia Carnival feel on the move. Now if you occasionally choose to drive your Kia Carnival, you will not be disappointed all that much if you are hitting the highways. मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो 2.2 लीटर का डीजल इंजन है ये काफ़ी पावरफुल है, पोटेंट है, एक 8-स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ जोड़ा गया है। दिस इंजन मेक्स 193 हॉर्स पावर, 440 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। पहले के मुकाबले थोड़ा सा पावर हैज रिड्यूस, लेकिन डजंट रियली इम्पैक्ट ऑल दैट मच इन योर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। हाईवे पे ये बढ़िया लगेगी। एक स्पीड पे अगर आपको क्रूज करना है कंफर्टेबली फुल हाउस के साथ आप कर सकते हैं। देयर इज नो डर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। लगभग 1800 आरपीएम से 3536 आरपीएम, मतलब मिड रेंज आपको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। सो ओवरटेकिंग कम्स वेरी नेचुरल। हालांकि रेव बैंड अगर ऊपर की तरफ जाते हैं 3000 आरपीएम के ऊपर, डीजल बिकम्स स्लाइटली नॉइजी, थोड़ा ग्रम्पी फील होता है, लेकिन रिफाइनमेंट ऑफ द इंजन इज डिसेंट। केबिन के अंदर आपको NVH लेवल्स उतने ज़्यादा फील नहीं होंगे। द इंसुलेशन इज गुड। ओवरऑल सस्पेंशन इज ऑन द सप्लर साइड, थोड़ा कंफर्टेबल रखने की ऑब्वियसली यहाँ पे कोशिश है, क्योंकि एक मोर ऑफ अ फैमिली कार, मोर ऑफ अ MPV। नीदर डू यू एक्सपेक्ट लॉट ऑफ हैंडलिंग भी काफ़ी स्ट्रेट एंड प्रिसाइज है, काफ़ी लंबी गाड़ी है, तो आपको थोड़ा सा डायमेंशन देख के सिटी ट्रैफिक में चलाना पड़ेगा। बट ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील जो है पहले से चेंज हो चुका है। दिस फील्स वे मोर बेटर टू ग्रिप than the previous Kia Carnival that I've driven. So overall, handling is not a huge change. It's more like a MPV feel. लेकिन suspension is on the suppler side. Brakes all 4 wheels में disc दिए गए हैं. Anchoring power is good. Level 2 ADAS जितना भी हमने try किया highways पे actually works fine for the course. मतलब Level 2 ADAS सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया रिवर्सिंग के वक्त, जब नोटिफिकेशन देती है ये गाड़ी इनकमिंग ट्रैफिक या फिर ब्लाइंड स्पॉट में, दोज आर रियली एक्यूरेट। ओवरऑल द परफॉर्मेंस इज मोर ट्यून्ड फॉर लेड बैक ड्राइविंग। बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट नहीं फील होगा, दैट्स क्वाइट ट्रू टू द नेचर ऑफ द कार, लेकिन देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ पावर ऑन टैप। अगर आप फुल हाउस फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना चाहते हैं, दिस इज अ प्लेस दैट यू विल फाइंड वेरी कंफर्टेबल। आई होप आपको आज का शो पसंद आया। अब मुझे आपसे एक छोटा सा दिवाली गिफ्ट चाहिए। NDTV ऑटो के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए आपके फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और दिवाली की एक बार फिर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।